हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुसुम त्रिपाठी आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब पढ़ रहे थे, तो उसी सीरीज में उसी टॉपिक को हम आगे लेके चलते हैं। और मुझे अपनी बातें कहनी है मैं बाद में बोलूँगी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोज़ में देख लिए थे। मैं एक बार रिकैप करके आगे बढ़ती हूँ। देखिए, हम लोगों ने देखा था कि जो वर्ब है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ठीक है, तो जो फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब होती है, अ फाइनाइट वर्ब इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच हैज़ एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट एंड मार्क फॉर टेंस। फाइनाइट वर्ब में सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है, और फाइनाइट वर्ब्स ही टेंस के लिए यूज की जाती हैं। जो 12 टेंसेज हैं जो हम पढ़ते हैं, जो वर्ब्स हम लोग पढ़ते हैं फाइनाइट, वही टेंस में आती हैं। टेंस जो हम लोग 12 टेंसेस पढ़ते हैं उसमें यही जो वर्ब्स हैं, फाइनाइट वर्ब्स हैं, उनका यूज होता है। तो इनका जो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। देखिए, सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है, इसको समझने के लिए आप मेरा जो सबसे पहला वाला जो वीडियो था, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, उसको भी देख सकते हैं, पर मैं यहाँ आपको क्लियर कर रही हूँ। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। आपको पता है कि जिस प्रकार से सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल होता है, उसी प्रकार से उसी तरीके से जो वर्ब होती है वो भी सिंगुलर और प्लूरल होती है। अब आप देखिए, सब्जेक्ट बनने का काम करता कौन है? नाउन और प्रोनाउन करते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, वो हम लोगों ने नाउन और नंबर्स में देख लिया था। यदि आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर से देखें। मैं यहाँ पे बीच में एक बात ऐड कर देती हूँ कि अगर आपको इस टॉपिक तक आना है तो आप मेरे शुरू से सारे वीडियोस देखें, क्योंकि मैंने एक कंप्लीट सीरीज़ प्लान की है और मैं उसी के हिसाब से आगे बढ़ रही हूँ। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, नंबर और नाउन एंड नंबर, उसमें आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा। तो हम बात कर रहे थे कि जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर और प्लूरल होता है। आप देखिए, बॉय बॉयज़, गर्ल गर्ल्स, मंकी मंकीज़। इसी प्रकार से ये सब्जेक्ट बनने के काम करते हैं नाउन प्रोनाउन। तो जो वर्ब होता है वो भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक रिकैप दे देती हूँ कि वर्ब कैसे जो है सिंगुलर और प्लूरल होता है, क्योंकि बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होती है। तो आप समझिए, हिंदी से थोड़ा सा पहले बता देती हूँ। देखिए, हम कहते हैं ना, वह जाता है, तो जो है शब्द आया आपका, ये देखिए, ये आया, ये सिंगुलर है, और इसी में है, ये जो बिंदी लग गई, ये जो पॉइंट लग गया, ये इसको प्लूरल बना देती है। वह जाता है, वे जाते हैं शब्द जो आ रहा है, जो हम लोग गले से बोल रहे हैं की जो साउंड आ रही है, इसको प्लूरल बनाती है। तो ये तो हिंदी का तरीका हो गया। इंग्लिश में कैसे समझते हैं इसको? इंग्लिश में आप समझिए, जो वर्ब होती है अपने ओरिजिनल फॉर्म में, अपने बेस फॉर्म में, जो उसकी रियल स्पेलिंग होती है, जैसे जैसे हम कहेंगे जाना, उसकी स्पेलिंग क्या है? तो आप गोज बताओगे क्या? आप गो ही ना बताओगे। तो गो जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, यानी अपने ये बेस फॉर्म में है, ये हमेशा प्लूरल नंबर में होती है। कम प्लूरल नंबर में, सिंग प्लूरल नंबर में। इसका सिंगुलर कैसे होगा? सिंग्स हो जाएगा, गोज हो जाएगा, कम्स हो जाएगा, रीड्स जो है सिंगुलर नंबर में आ जाएगी। तो जिस प्रकार से नाउन में एस और ई एस लगा के हम उसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, उसी प्रकार से वर्ब में एस और ई एस लगा के उसको प्लूरल से सिंगुलर कर लेते हैं। तो फाइनाइट वर्ब क्या है? जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से जो है, जो उनका एग्रीमेंट है वो होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, यही सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर अपन आते हैं नॉन फाइनाइट में। नॉन फाइनाइट क्या है, इनको समझ लेते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर नॉट मार्क्ड फॉर टेंस। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो टेंस के लिए मार्क्स नहीं होती हैं, एंड फ्री फ्रॉम सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। और ये सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट से फ्री रहती हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर किसी सेंटेंस में एक वर्ब है तो वो फाइनाइट है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा।
किसी सेंटेंस में अगर केवल एक वर्ब है तो वो वर्ब फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट नहीं है। तो नॉन फाइनाइट आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब आप देखिए, हम लोग जो है इसको फर्दर पढ़ रहे थे। जो नॉन फाइनाइट का भी एक चार्ट मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। नॉन फाइनाइट में हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल, जीरंड और इन्फिनेटिव। इसको बाद में देखेंगे जब इस टॉपिक का नंबर आए। अब हम लोग फाइनाइट वर्ब में आगे बढ़ते हैं। फाइनाइट वर्ब भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, प्रिंसिपल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब का मतलब होता है, प्रिंसिपल वर्ब, इसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब भी कहते हैं, इसी को ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं, इसी को लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। आप लेक्सिकल वर्ब सुन के आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि अभी किस टाइप की वर्ब सामने आ गई। जो प्रिंसिपल है वही मेन है, जो मेन है वही ऑर्डिनरी है, वही लेक्सिकल वर्ब है। ये सारे वर्ड्स इन्हीं के लिए हैं। उसके बाद फिर आता है इसका जो डिवीज़न है वो हेल्पिंग वर्ब है। फिर फाइनाइट वर्ब का दूसरा पार्ट हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल को जो है ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं, आप याद रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑक्सिलरी वर्ब को, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब मैं इस पार्ट को अभी टच नहीं करूँगी, एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे तब इसको टच करेंगे। अब प्रिंसिपल जो वर्ब होती है वो डिवाइड होती है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में। मेरा जो आज का टॉपिक है वो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब को हम समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है ये आपको सीधे एक्टिव और पैसिव वॉइस के कंसेप्ट पे लेके जाएगी। आप चाहे कहीं से भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, लेकिन आप जब भी आप किसी से भी पढ़िए, अगर आप एक्टिव पैसिव वॉइस जब भी पढ़ेंगे उसमें ट्रांजिटिव वर्ब का नाम जरूर आएगा। इसलिए ये टॉपिक सिर्फ वर्ब का टॉपिक नहीं है, ये आपको एक्टिव पैसिव से ले जाके जोड़ेगा। क्योंकि तो स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब को समझते हैं। एक्चुअली जो है सुबह के 8:30 बज रहे हैं और सब्जी भाजी बेचने वाले निकल चुके हैं, तो बच्चों इसीलिए उनकी आवाज़ आ जाती है। मैं कोशिश करती हूँ ना आए, फ़ैन ऑफ करके वीडियो जो है बना रही हूँ उसके, लेकिन मैं जो भाजी बेचने वाले हैं उनको नहीं रोक सकती। ठीक है, तो थोड़ा सा आ ही जाती है, आप भी मैनेज करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन समझते हैं। द वर्ब विच ट्रांजिट का मतलब होता है ट्रांसफ़र, आगे बढ़ना, या द वर्ब विच ट्रांसफ़र इट्स मीनिंग टू फर्दर। और इसको और क्लियर करते हैं, और टू रिसीवर। वर्ब की जो मीनिंग है, जो उसका इफ़ेक्ट है, जो उसने एक्शन हुआ है वर्ब का, अगर उसका इफ़ेक्ट आगे ट्रांजिट होता है, ट्रांसफ़र होता है, जो रिसीवर तक पहुंचता है, तो ये कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, हिंदी में इसी को हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्रिया कर्म के साथ। ही कुक्स फूड, वो खाना बनाती है। अब आप देखिए, ही कुक्स फूड, तो वो क्या बनाती है? खाना। तो जो कुकिंग का जो एक्शन हुआ है वो किसी ना किसी रिजल्ट तक पहुंचा है, उसका इफ़ेक्ट आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो वो क्या कुक करती है? फूड। तो जो फूड है ये ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल है, मतलब जो फूड है ये ऑब्जेक्ट है। फिर देखिए, शी सिंग्स अ सॉन्ग। अच्छा, मैं आपको क्लियर कर दूँ, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना। हम उसे पहचाने कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वर्ब के बाद आने वाला हर वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब देखिए, शी सिंग्स अ सॉन्ग, वह क्या करती है? गाना गाती है। तो अब आप देखिए, शी सिंग्स, अगर हम ये कह दें, सिंग्स ये वर्ब है, तो इसने जो सिंग किया यानी इसने जो गाया, तो उसका इफेक्ट आगे बढ़ा, तो उसने कुछ तो गाया होगा। जो उसका एक्शन है सिंगिंग का, उसने एक सॉन्ग गाया होगा, कोई भजन गाया होगा, कोई पोएम गाई होगी, पोएम रिसाइट की होगी, कुछ तो किया होगा, यानी उसका जो एक्शन है वो फर्दर किसी दूसरी चीज़ पे आया, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ पूरी कि आप समझ पाओ इन टॉपिक्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम इसको और अच्छे से समझते हैं कि इसको पहचानते कैसे हैं। मेन वर्ब में ये जो वर्ब है, ये वर्ब है, इस वर्ब में आप क्वेश्चन करिए व्हाट या whom से। अगर आपको रीजनेबल समझ में आने वाला आंसर मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट है, वरना ऑब्जेक्ट नहीं है।
अब आप देखिए, शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी सिंग्स अ सॉन्ग, सिंग्स वॉट, क्या गाती है, अ सॉन्ग, आंसर आ गया। ही कुक्स फूड, क्या कुक करती है, फूड। एक आप दूसरा सेंटेंस देखो, ये तो वॉट लगा के आया, शी लाइक्स मी, शी लाइक्स हुम, वो किसे पसंद करती है, मुझे, तो ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। यानी ये जो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लिए हैं तीनों, ये ट्रांजिटिव के हैं, यानी जो वर्ड, जो वर्ब वॉट हुम का आंसर देती है, उसके बाद जो आने वाला वर्ड है वॉट और हुम के आंसर को प्रॉपर तरीके से दे रहा है, एक रीजनेबल कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो वो ट्रांजिटिव। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूँ, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन, ये याद रखिए कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आता है, क्योंकि प्रीपोजिशन को भी ऑब्जेक्ट चाहिए। तो प्रीपोजिशन को के बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है, नाउन प्रोनाउन होता है, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता है। सेंटेंस में वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव तभी होगी जब वर्ब को ऑब्जेक्ट मिलेगा। प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट मिलना वो ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल नहीं होता। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ जिससे आप समझ सको, ये मैंने नीचे दिया हुआ है, आप देखिए, आई सॉ इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा। अब देखो, आई सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, सब जानते हो, मिरर नाउन है, नाउन है, ठीक है। ये इसका, ये जो मिरर है ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, ये जो प्रीपोजिशन इनका। तो जो ये मिरर है ये इसका जो है ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। हमको ऑब्जेक्ट देना है वर्ब को। वर्ब ट्रांजिटिव तभी कहलाएगी जब वर्ब को ऑब्जेक्ट मिलेगा। प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट देने से वो प्रीपोजिशन का जो है, जो प्रीपोजिशन की जो नीड है ऑब्जेक्ट की, वो पूरी होती है, वर्ब की नहीं पूरी होती है। तो वर्ब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, वर्ब ट्रांजिटिव तभी होगी जब वर्ब को ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ये इंट्रांजिटिव का एग्जाम्पल है। अब नीचे वाला आप देखो, आई सॉ मिरर, मैंने शीशा देखा। तो अब आई सॉ व्हाट, मैंने क्या देखा, मिरर। तो अब ये जो मिरर है ये नाउन है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये जो नाउन है ये इस जो सॉ वर्ब आई है ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये तो ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल है और ये वाला जो है इंट्रांजिटिव का एग्जाम्पल है। तो आप प्रीपोजिशन के बाद जो आने वाला नाउन और प्रोनाउन है वो प्रीपोजिशन की ऑब्जेक्ट होती है, वो वर्ब की ऑब्जेक्ट नहीं होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको। अब हम और देखते हैं, ये वाला टॉपिक मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अभी इंट्रांजिटिव भी समझ लेते हैं। द वर्ब विच डज नॉट ट्रांजिट ट्रांसफर इट्स मीनिंग फर्दर, तो वो वर्ब जो अपनी मीनिंग को, अपने इफेक्ट को, अपने एक्शन का जो रिजल्ट है उसको आगे ट्रांसफ़र नहीं करती है, वो कहलाती है इंट्रांजिटिव। अब आप देखिए, शी प्लेज वेल, वो अच्छा खेली, ठीक है भाई, अच्छा खेली, ठीक है। शी सिंग्स अ सॉन्ग, ये ट्रांजिटिव है, उसने एक गाना गाया। तो ये जो ये एक्शन हुआ है इसका इफेक्ट यहाँ आया है क्योंकि इसमें ये यहाँ तक आया है। दे रैन फास्ट, वो तेज़ दौड़ते हैं या वो तेज़ दौड़े, ठीक है, ठीक है, तेज़ दौड़े। अब आप सोच रहे होगे कि जो फास्ट है ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट आपको मिलता है वॉट और हुम के रिप्लाई से। अब आप देखिए, दे रैन वॉट, वो क्या दौड़े, फास्ट दौड़े, नहीं। दे रैन हुम, वो किसे दौड़े, फास्ट, तो भी आंसर नहीं आ रहा है। लेकिन क्यों, क्योंकि ये मैनर बता रहा है, वो कैसा दौड़े, तेज़ दौड़े। तो मैनर जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये जो है वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। वर्ब का ऑब्जेक्ट वॉट और हुम के आंसर से ही आता है। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई, ठीक है। अब आप बताइए, वो मुस्कुराई, अब इसका अगर मैं हंसी, वो मुस्कुराई, आप हंसे, ठीक है, आप खेले, तो इसका इफेक्ट फर्दर नहीं जा रहा है। लेकिन अगर हमने कहा यू डिफीटेड सोहन, तो डिफीटेड, तो अगर हमने ये एक सेंटेंस लिखा, यू डिफीटेड सोहन, तुमने सोहन को डिफीट कर दिया, तो एक्शन फर्दर जो है ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं, ट्रांजिट हुआ, कोई तो डिफीट हुआ, तो आपका एक्शन फर्दर चला गया। उसके बाद देखिए, दे आर डांसिंग, वे नाच रहे हैं। तो यहाँ पे जो डांसिंग है ये भी ठीक है, एक एक्शन है, हो रहा है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है किसी अगले व्यक्ति पे नहीं आ रहा है, इसका जो रिजल्ट है ये अगले व्यक्ति पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ट्रांजिट नहीं हो रहा है, इसलिए ये
इंट्रांजिटिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं आपको समझा सकूं। लास्ट में अपनी बात, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैंने एक ऐसा सिलेबस देने की कोशिश की है उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी ग्रामर एकदम से निल है। और जब तक मैं ये अपना कोर्स कंप्लीट करूँगी, अगर आप मेरे साथ शुरू से जुड़े हैं तो आप लास्ट तक आते आते अपने आप को स्ट्रॉन्ग कंडीशन में पाएंगे। आप चाहे 7th में पढ़ रहे हो, चाहे 8th में पढ़ रहे हो, चाहे 9th में और 10th में पढ़ रहे होगे, आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे होगे, और मेरी 110% गारंटी है कि आप उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों को भी चैलेंज कर पाओगे। आप उनके सामने दब्बू बन के नहीं बैठे रहोगे, आप अपनी एक अपनी प्लेस उनके सामने बना पाओगे, क्योंकि मैं आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर चुकी होंगी। तो वीडियो बड़ी हो रही। थैंक यू सो मच।